देखिए स्टूडेंट्स, इसका पिछला जो वीडियो था उसमें हमने संप्रेषण के मॉडल की चर्चा की थी। तो 3 मॉडल मैंने वहाँ बताए। चलिए अब चौथा मॉडल यहाँ से शुरू करते हैं। ब्रॉड डॉग का संप्रेषण प्रतिरूप। लॉसवेल के संप्रेषण प्रतिरूप में थोड़ा सा परिवर्तन मतलब चेंज कर ब्रोडॉक ने सन 1958 में अपना संप्रेषण प्रतिरूप प्रस्तुत किया। ब्रोडॉक ने लॉसवेल द्वारा प्रतिपादित संप्रेषण प्रतिरूप में निहित तत्वों के अतिरिक्त 2 अन्य संप्रेषण तत्वों परिस्थिति एवं उद्देश्य, मतलब किस परिस्थिति में किया गया है वो संप्रेषण और उसका उद्देश्य क्या है ना, क्यों किया गया है। तो परिस्थितियां, किन परिस्थितियों में संप्रेषक ने संदेश को संप्रेषित किया और उद्देश्य, संदेश संप्रेषण का उद्देश्य क्या है, को सम्मिलित कर अपना संप्रेषण मॉडल प्रस्तुत किया। इस प्रकार ब्रोडॉक द्वारा प्रस्तुत संप्रेषण प्रतिरूप के प्रमुख तत्व क्या क्या हैं? कौन स्रोत, हु सोर्स, क्या कहता है, क्या मैसेज उन्होंने दिया, संदेश किस माध्यम से दिया, किससे, यानी संदेश किसको दिया, रिसीवर कौन है, किन परिस्थितियों में दिया, किस उद्देश्य से दिया और उसका प्रभाव क्या है। यहाँ पे इसका रेखा चित्र बनाया हुआ है। कौन क्या कहता है, किस माध्यम से कहता है, किससे कहता है, किस परिस्थिति में कहता है, किस उद्देश्य से और उसका प्रभाव क्या है। ब्रोडॉक संप्रेषण प्रतिरूप बहुत हद तक सही एवं संप्रेषण का एक प्रभावी प्रतिरूप है, परंतु फिर भी यह प्रतिरूप कुछ कमियों को लिए, देखिए कमियां तो हर एक में कुछ ना कुछ रहती हैं जिसको टाइम पे फिर जो कमी थी उस कमी को ठीक किया जाता है तो नया मॉडल आता है, फिर उस मॉडल में जो कमी होती है उसको सही करके परिवर्तन करके नया मॉडल आता है। जैसे देखिए इस प्रतिरूप, आपके क्वेश्चन ये आ सकता है आपके यहाँ पे, इस प्रतिरूप की क्या कमियां थी। इस प्रतिरूप में बताया गया है कि वक्ता या श्रोता को प्रभावित करने के उद्देश्य से संप्रेषण करता है, किंतु सदैव ऐसा नहीं होता। घर परिवार में जो संप्रेषण क्रिया होती है वहाँ प्रभाव डालने से अधिक सामान्य रूप से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। हाँ, यह सिद्धांत प्रोपेगेंडा प्रचार पर ठीक बैठता है। यहाँ संप्रेषण प्रभावित करने के उद्देश्य से ही किया जाता है। संप्रेषण प्रक्रिया में चूंकि पत्र पत्रिकाओं का पाठक वर्ग टीवी के दर्शक वर्ग से पृथक होता है, ऐसे ही रेडियो का दर्शक वर्ग भी अपना अलग महत्व रखता है। लक्षित समूह भिन्न भिन्न है, मतलब लक्ष्य अलग अलग है। अतः ऐसी स्थिति में इस प्रतिरूप द्वारा सीधा निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। इस प्रतिरूप में फीडबैक को जगह नहीं दी गई है, मतलब श्रोता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, उसने क्या प्रतिक्रिया दी, वो सब इसमें नहीं दिखाया गया। ब्रोडॉक संप्रेषण प्रक्रिया में संप्रेषण के प्रभाव को अवश्यंभावी मानते हैं। वो मानते हैं कि जो संप्रेषण है उसका प्रभाव पड़ा ही पड़ा है, परंतु ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभी संप्रेषण प्रक्रिया पूर्णतः प्रभावहीन रह जाती है। देखिए आपने देखा होगा इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है, नेता आते हैं, अब मैं हूँ, अगर मैं कांग्रेस को वोट देती हूँ या मैं बीजेपी को वोट देती हूँ, आके मुझे बोलेंगे हाँ जी आप हमें वोट दीजिए। से अगर मैंने बीजेपी को देना है और कांग्रेस वाले आके मुझे कहते हैं कि नहीं आप हमें वोट दें, तो क्या उनके इस संप्रेषण का मुझ पर प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा, मुझे जिसे देना था मैंने दिया। या अगर मैं कांग्रेस की हूँ, मुझे बीजेपी वालों ने आके बोला नहीं आप हमें वोट दें, तो ठीक है मैं उनकी बात सुन लूँगी, संप्रेषण होगा, लेकिन क्या उसका प्रभाव मुझ पर पड़ा? मुझे जिसे वोट देना था मैंने उसे ही दिया। तो जरूरी नहीं है कि संप्रेषण का प्रभाव पड़े, क्योंकि कभी कभी संप्रेषण प्रक्रिया पूर्णतः प्रभावहीन रह जाती है, क्योंकि संप्रेषक एवं संदेश ग्रहणकर्ता दोनों की क्षमताओं पर निर्भर करता है। इससे यह प्रतिरूप संप्रेषण के शाश्वत एवं प्रभावशाली होने का भ्रम पैदा करता है। ऐसा है नहीं, भ्रम पैदा किया है। शैनन एवं वीवर का संप्रेषण प्रतिरूप मॉडल है। क्लाउडन शैनन एवं वॉरेन वीवर दोनों ही अमेरिकी विद्वान, इंडियंस का तो इसमें है ही नहीं ना कोई मॉडल बेसिकली। अमेरिकी विद्वान दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित थे। दूरसंचार मतलब जैसे आपका ये टेलीफोन एंड ऑल। अतः इसका संप्रेषण प्रतिरूप मूलतः दूरसंचार की समस्याओं को ध्यान में रखकर विकसित हुआ। इन दोनों ने टेलीफोन संबंधी संप्रेषण प्रक्रिया के आधार पर सन 1949 में अपना संप्रेषण प्रतिरूप प्रस्तुत किया, परंतु यह प्रतिरूप मानव संप्रेषण प्रक्रिया को भी भली भांति अभिव्यक्त करता है।
इस प्रारूप के अनुसार संदेश श्रोता तक सही तभी पहुंच पाता है जब माध्यम में कोई शोर शराबा ना हो। देखिए, आपने कई बार फ़ोन पे बात की होगी तो आपने देखा होगा कई बार आवाज़ कट कट के आती है, कई बार आवाज़ आती है, नहीं आती है, तो या लाइन पे बड़ा डिस्टरबेंस रहता है। रेखीय चित्र द्वारा शैनन एवं वीवर द्वारा प्रतिपादित प्रतिरूप को इस प्रकार समझा जा सकता है। स्रोत, सूचना का स्रोत, संदेश, प्रेषक, संकेत, प्राप्त संकेत। यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि जो संकेत प्राप्त हो रहा है उसमें शोर है। ग्रहीता, ग्रहीता मतलब रिसीवर, उनको संदेश मिला, गंतव्य स्थल तक पहुंच गया। इस प्रारूप को ध्यान में रखकर ही संप्रेषण का गणितीय सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। इस सिद्धांत की मान्यता अनुसार ए टेलीफोन द्वारा बी से बातचीत करता है। यहाँ पर ए संदेश का स्रोत है, यह अपना संदेश टेलीफोन के माध्यम से प्रेषित करता है। टेलीफोन यहाँ माध्यम है। ए का शाब्दिक संदेश यांत्रिक रूप में मतलब मशीन के थ्रू बी तक टेलीफोन के जरिए पहुंचता है। संप्रेषण प्रक्रिया पूर्ण होने पर बी का मत निर्माण होता है। यह प्रतिरूप रेखीय संप्रेषण का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस प्रतिरूप में संप्रेषण एक पक्षीय रूप से होता है, मतलब बोलने वाला एक ही बंदा है, दूसरा सुन रहा है। समग्रता से यदि हम इस प्रतिरूप के गुण दोषों पर विचार करें तो हम पाते हैं, समग्रता मतलब पूरी तरह से, कि इसका सबसे बड़ा अवगुण है शोर। शोर से आशय है संदेश में अस्पष्टता। शोर यांत्रिक और अयांत्रिक दोनों प्रकार का हो सकता है। देखिए, आप जब बात कर रहे हैं, कई बार आपने देखा होगा आप मेट्रो में बात कर रहे हैं, इधर आप बात कर रहे हैं, आपके साथ वाला भी बात कर रहे हैं, उनके साथ वाला भी बात कर रहा है, तो आप जो सुन रहा है आपकी बात को, हो सकता है उनको उन दोनों की बातों की वजह से आपकी बात साफ सुनाई ना दे, या हो सकता है आपके फ़ोन में खराबी हो। तो ये यांत्रिक मतलब मशीन का और अयांत्रिक मतलब बिना मशीन, आपके आसपास, दोनों प्रकार का हो सकता है, जो संदेश प्रक्रिया के मार्ग में एक बड़ी बाधा बनता है। इसके अतिरिक्त इस संप्रेषण प्रतिरूप में प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक और सामाजिक संदर्भ मतलब क्यों किया गया, संदर्भ क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या था, कि प्रभावों का कोई जिक्र नहीं किया गया। देखिए, इसके बाद है विल्बर श्रेम का संप्रेषण प्रतिरूप। विल्बर श्रेम ने सन 1954 में शैनन व वीवर के संप्रेषण मॉडल में संशोधन करते हुए अपना संप्रेषण प्रतिरूप विकसित किया। इन्होंने अपने अनुभव व चिंतन के फलस्वरूप अपने प्रतिरूप के 3 प्रारूप प्रस्तुत किए। श्रेम ने 3 मॉडल इन्होंने दिए अपने। श्रेम ने अपने पहले संप्रेषण प्रतिरूप को बहुत ही सरल प्रतिरूप के रूप में प्रस्तुत किया। प्रतिरूप मतलब मॉडल, हाँ। इसमें दिखाया गया कि संप्रेषक स्रोत के उद्देश्य हैं। संप्रेषक या स्रोत के उद्देश्य हैं, मतलब वो क्यों कर रहे हैं संप्रेषण, आसानी से संदेश को लक्ष्य श्रोता तक पहुंचाना। स्रोत एनकोडर, संप्रेषक संकेत, डिकोडर मतलब संकेत जिनके पास पहुंचा उन्होंने उसको फिर डिकोड किया, और लक्ष्य या श्रोता। श्रेम ने अपने दूसरे संप्रेषण प्रतिरूप में यह दर्शाया है कि संप्रेषण में एक दूसरे से बातचीत और अनुभव क्षेत्र संबंधी संदेश के आदान प्रदान पर वातावरण का प्रभाव कितना पड़ता है। श्रेम के पहले प्रतिरूप में परिवर्तन के साथ ही इस तथ्य की जानकारी मिलती है कि स्रोत या संप्रेषक और संदेश प्राप्तकर्ता का अनुभव क्षेत्र एक समान होता है, फलस्वरूप इनसे संकेत भी प्रभावित होते हैं। देखिए, यहाँ इन्होंने दिखाया है सोर्स, स्रोत, संप्रेषक, एनकोडर, संकेत, ग्रहणकर्ता और लक्ष्य। ये इनका अनुभव क्षेत्र और इनका अनुभव क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो सेम है। इधर हो गया लक्ष्य, तो इधर स्रोत है, इधर संप्रेषक है, तो इधर ग्रहणकर्ता है, और बीच में आपका संकेत कॉमन हो गया। अपने तीसरे प्रतिरूप में श्रेम ने बताया है कि संप्रेषक या स्रोत द्वारा प्रदान की गई जानकारी संदेश अपने लक्ष्य या संदेश ग्रहणकर्ता तक भले ही पहुंच जाए, परंतु प्रतिपुष्टि के द्वारा इस संदेश को और अधिक पुख्ता किया जा सकता है। श्रेम ने अपने इस प्रतिरूप में प्रतिपुष्टि के महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। संप्रेषण के इस प्रतिरूप में संप्रेषक एनकोडर जो भेज रहे हैं संदेश प्राप्तकर्ता डिकोडर में
परस्पर अपनी भूमिका बदलते रहते हैं। देखिए, जब आप फ़ोन पे बात करते हैं, आपने फ़ोन पे बात की, सामने कोई सुन रहा है, और 2 सेकंड बाद ये हो सकता है कि जो सुन रहा है वो बोले और आप सुने, तो दोनों अपनी अपनी जगह बदल सकते हैं ना। इससे पता चलता है कि संप्रेषण के जन माध्यमों में श्रोता को प्रभावित करने की बहुत अधिक क्षमता रहती है। विल्बर शेम के प्रतिरूप संप्रेषण के बहुआयामी पक्षों और अंतःक्रियाओं पर विशेष बल देते हैं। अंतःक्रिया में व्यक्तित्व, स्रोत की प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता। विश्वसनीयता मतलब कि आप उस पर विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं। संज्ञानात्मक स्थिरता, जैसे आपने देखा होगा, अगर हम महाभारत की बात करें तो युधिष्ठिर का कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है कि युधिष्ठिर को जो भी युधिष्ठिर बोलेंगे सबको है कि वो झूठ नहीं बोलेंगे, तो एक विश्वसनीयता थी युधिष्ठिर के कैरेक्टर की। संज्ञानात्मक स्थिरता, अभिवृत्ति की प्रकृति तथा कतिपय संदेशों के प्रति चयनात्मक दृष्टिकोण शामिल है। इसके अलावा श्रेम के प्रतिरूप में सामाजिक संदर्भ यानी संदेश के उद्भव और प्रवाह आदि पर प्रकाश डाला गया है। समग्रतः मतलब अगर हम इसको पूरी तरह से देखें तो श्रेम के संप्रेषण प्रतिरूप में मुख्य रूप से निम्नलिखित तत्व शामिल हैं। स्रोत, जहां से शुरू हुआ संप्रेषण। संप्रेषक, देखिए पहले हमारे दिमाग में कोई विचार आता है, वो एक स्रोत हो गया। उसके बाद हम उसको भाषा में लिखते हैं, है किसी भाषा की मदद से या संकेतों की मदद से। जैसे आजकल आप देखते हैं फ़ोन पे इमोजी होती है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, वो संकेत, वो आपका संकेत बना जो आपने भेजना है, फिर वो प्राप्तकर्ता को मिलता है, और प्राप्तकर्ता तो गंतव्य है ही ना, फाइनली डेस्टिनेशन जो आप लेके चले थे वहाँ पहुँच गया। परंतु श्रेम के प्रतिरूप में कम से कम स्रोत, संदेश और प्राप्तकर्ता, इन 3 संप्रेषण तत्वों का होना अति आवश्यक है। पहले स्रोत अपने संदेश को एनकोड करता है। यह एनकोड किया गया संदेश सिग्नल के रूप में लक्ष्य तक पहुंचता है, जो संदेश को डिकोड करता है। 7th है सीई ऑसगुड और विल्बर शेम का सर्कुलर संप्रेषण प्रतिरूप। सीई ऑसगुड और विल्बर शेम ने 1954 में संप्रेषण के प्रचलित प्रतिरूपों से कुछ भिन्न प्रतिरूप प्रस्तुत किए, प्रतिरूप मॉडल। हाँ, इसमें संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख तत्व संप्रेषक और संदेश प्राप्तकर्ता के व्यवहार पर अधिक बल दिया गया है। देखिए यहाँ इन्होंने जो भेज रहे हैं और जिन्हें मिल रहा है उनके बिहेवियर पे अधिक फोर्स किया है, अधिक एम्फेसिस किया है, क्योंकि यह प्रतिरूप संप्रेषण प्रक्रिया को गतिशील रूप में अभिव्यक्त करता है, अतः इसे सर्कुलर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ऑसगुड और विल्बर ने शैनन और वीवर की भांति ट्रांसमीटर तथा रिसीवर शब्द प्रयुक्त न करके इंटरप्रेटर, व्याख्याता, संप्रेषक, एनकोडर और प्राप्तकर्ता, डिकोडर की प्रक्रिया का अलग अलग उल्लेख किया है। समग्रतः इस प्रतिरूप में संप्रेषण प्रक्रिया में संप्रेषण को एनकोडिंग के रूप में, डिकोडिंग को प्राप्तकर्ता के रूप में देखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एनकोडर, व्याख्याता या डिकोडर। हाँ, तो यहाँ पे क्या, एनकोडर आपका डिकोडर बन सकता है, डिकोडर आपका एनकोडर बन सकता है, इसीलिए इसको हमने सर्कुलर कहा है। मतलब ये एक लाइन में नहीं है, एक सर्कल के फॉर्म में, जिसमें कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, कहाँ एंडिंग हो रही है। एनकोडर डिकोडर बन सकता है, डिकोडर एनकोडर, यानी कि वक्ता श्रोता और श्रोता वक्ता बनता रहता है। संदेश इधर डिकोडर, व्याख्याता और एनकोडर। उपयुक्त चित्र का विश्लेषण करें तो हम देखते हैं कि एनकोडिंग की प्रक्रिया के अंतर्गत संप्रेषक दैट इज कम्युनिकेटर अपने संप्रेष्य संदेश को बोलकर, लिखकर या फिर संकेतों द्वारा प्राप्तकर्ता की समझ के अनुरूप प्रस्तुत करता है। डिकोडिंग के अंतर्गत संप्रेषक द्वारा एनकोड किए गए संदेश को श्रोता व्यक्ति डिकोड करता है, यानी वो समझ रहा है उसको कि क्या भेजा गया है, क्या भेजा है, यानी वह संदेश को अपनी क्षमता एवं दृष्टिकोण के अनुसार समझता है। इंटरप्रिटेशन के अंतर्गत डिकोड किए गए संदेश का विश्लेषण करके संदेश प्राप्तकर्ता उस संदेश का अर्थ निकालता है तथा मूल्यांकन करता है।
एनकोडिंग संदेश प्राप्तकर्ता संदेश को डिकोड व उसका मूल्यांकन करने के पश्चात उसके मन में अन्य अनेक जिज्ञासाएं पैदा हो सकती हैं। यदि वह अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहता है तो वह दूसरे व्यक्ति को संदेश भेजता है। इससे यह संप्रेषक की भूमिका में आ जाता है। दूसरा व्यक्ति उस संदेश को डिकोड करता है। यह प्रक्रिया इस तरह से चलती रहती है। इस प्रक्रिया में व्यक्तियों को संप्रेषण क्षमता, उनका दृष्टिकोण, उनका ज्ञान और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति महत्वपूर्ण बनी रहती है। देखिए, इसको मैं आपको ऐसे समझाऊं। अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो आया था टीवी में, आई थिंक कल या परसों आया था। उस वीडियो में ये भोपाल का वीडियो था। भोपाल के वीडियो में कोई महाशय थे जो कह रहे थे कि अब मैं ठीक हो गया हूँ। मैं उनको कोरोना की वजह से हॉस्पिटल में रखा गया था, तो कहते अब मैं ये नॉर्मल हॉस्पिटल का खाना नहीं खाऊंगा बीमारों वाला, मेरे लिए बिरयानी मंगवाई जाए, मेरे लिए कुछ इस तरह की चीज़ें मंगवाई जाए। और सामने कोई जो बना रहे थे वीडियो, वो हंस रहे थे। अब इस वीडियो को जब डिबेट में दिखाया गया तो देखिए, दृष्टिकोण यहाँ पे आप समझने की ज़रूरत है कि जो उनकी तरफदारी कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि ये वीडियो मजाक के लिए बनाया गया है और इसको उन्होंने क्या कहते हैं, वहाँ जो सिस्टर हैं वो बना रही हैं। हालांकि जो बना रही है उनका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ दिख रहा है कि वो बोल रहे हैं मेरा वीडियो सही से बन रहा है ना, और वो जो बना रही हैं वो फीमेल हैं, ये तो पता चल रहा है हंसी से उनकी। अब जो इस डिबेट में उनके अगेंस्ट में हैं वो कहते हैं कि ये वीडियो उनके फैमिली मेम्बर ने बनाया है और वो सच में दिखा रहे हैं कि मुझे अच्छा खाना नहीं मिल रहा है। एक तरह से वो वहाँ की सरकार की, वहाँ के हॉस्पिटल की बुराई कर रहे हैं कि अच्छा खाना मुझे दिया जाए, मुझे अच्छा खाना नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे देखा, दोनों का दृष्टिकोण एक ही चीज़ है, एक ही वीडियो सब देख रहे हैं। उस वीडियो को देखने वाले के दृष्टिकोण पे डिपेंड करेगा कि वो उसको किस तरह से देखता है। अब जिस तरह से देखेंगे फिर वो आगे अपने लोगों को जब भेजेंगे वो अपने दृष्टिकोण के हिसाब से भेजेंगे। मैसेज तो वही था, वास्तविकता एक थी। अब एग्जैक्टली क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया, वो एक अलग बात है। पर यहाँ आप देखेंगे कि दृष्टिकोण के हिसाब से उसकी अलग अलग व्याख्या की जा रही है। संप्रेषण का यह प्रतिरूप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही सार्थक है। इंटरपर्सनल मतलब आपस में एक दूसरे के बीच। परंतु इस प्रतिरूप में यदि प्रतिपुष्टि फीडबैक का तत्व ना हो तो यह प्रतिरूप अनुपयोगी हो जाता है। फीडबैक मतलब प्रतिक्रिया। यही कारण है कि ऑसगुड और श्रेम का यह प्रतिरूप संप्रेषण प्रक्रिया में उपयोगी सिद्ध न हो सका और फलस्वरूप श्रेम को एक अन्य संप्रेषण प्रतिरूप प्रतिपादित करना पड़ा, जिससे कि संप्रेषण प्रक्रिया को जाना समझा जा सके। इसके बाद है गर्बनर के संप्रेषण प्रतिरूप। जॉर्ज गर्बनर अमेरिकी संप्रेषणविद थे और इनका उद्देश्य एक ऐसे संप्रेषण मॉडल का विकास करना था जो कि संप्रेषण के व्यापक क्षेत्रों पर लागू हो सके। गर्बनर प्रतिरूप की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें संप्रेषण की विभिन्न स्थितियों पर निर्भर करने वाले विभिन्न स्वरूपों का वर्णन है। यानी किसी विशिष्ट दशा में किस तरह का संप्रेषण होगा, इसके विभिन्न हिस्सों को पृथक पृथक रूपों में जोड़ा जा सकता है। यह प्रतिरूप संदेश की रचना, प्रक्रिया और संदेश के सह संबंध को स्पष्ट करता है। यानी संदेश की रचना किस तरह से होती है और उसका संदेश के साथ में क्या संबंध है। गर्बनर ने अपने संप्रेषण प्रतिरूप को शाब्दिक और रेखीय दोनों रूपों में प्रस्तुत किया है। संक्षेप में गर्बनर के संप्रेषण प्रतिरूपों का विवरण इस प्रकार है। देखिए, इनके दो थे संप्रेषण। गर्बनर का शाब्दिक प्रतिरूप मतलब जिसमें शब्दों के द्वारा संदेश भेजा गया, शब्द यूज हुए, मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है, पर शब्दों को यूज किया गया है। गर्बनर का शाब्दिक प्रतिरूप बहुत कुछ लासवेल और अरस्तु द्वारा प्रतिपादित संप्रेषण प्रतिरूप से प्रत्यक्ष, सीधे या परोक्ष रूप से समानता रखता है। कुछ बिंदुओं पर अरस्तु के प्रतिरूप से भिन्न भी है। संक्षेप में गर्बनर द्वारा प्रतिपादित शाब्दिक प्रतिरूप का ढांचा इस प्रकार है। देखिए क्या है। कोई, समवन, किसी घटना का अवबोधन करके, अवबोधन मतलब परसीव करके, यानी उसको, घटना को देख के उन्होंने क्या समझा, किस तरह से उसको देखा।
प्रतिक्रिया क्या है ना, कैसे उन्होंने रिएक्ट किया एक स्थिति में, इन अ सिचुएशन, किसी साधन द्वारा। अब जब उन्होंने प्रतिक्रिया दी या रिएक्ट किया तो किस तरह से किया, उन्होंने फ़ोन पे किसी को बताया, उसको संप्रेषण किया होगा ना, वो बात जो उन्होंने देखी उसको वो आगे बताएंगे, तो वो किस माध्यम से उन्होंने बताया, किस स्थिति में, एंड किस साधन द्वारा, थ्रू सम मीन्स, ताकि उपलब्ध सामग्री को बना सकें, टू मेक अवेलेबल मटेरियल, किसी रूप में, इन सम फॉर्म, किसी परिप्रेक्ष्य में, एंड कॉन्टेक्स्ट है ना, कोई संदर्भ रहा होगा, भेजने योग्य संदेश, जो देखा उसको उन्होंने भेजने योग्य बनाया, मतलब शब्दों में उसको डाला, किसी निष्कर्ष के साथ है ना, उन्होंने इसका कोई निष्कर्ष निकाला। गर्भनर का रेखीय प्रतिरूप, गर्भनर के शाब्दिक संप्रेषण प्रतिरूप में जो जो चरण प्रदर्शित किए गए हैं वे सभी रेखीय प्रतिरूप में शामिल नहीं हैं। इन्होंने जब इसका रेखीय प्रतिरूप बनाया तो उसमें कुछ घटक कम है। रेखीय प्रतिरूप में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी घटना का कोई व्यक्ति किस प्रकार अवबोधन करता है, मतलब उसको किस तरह से परसीव कर रहा है, उसका दृष्टिकोण है, उसको क्या है उसे देखने का, और फिर वह इस घटना को किस तरह एक संदेश के रूप में प्रेषित करता है, भेजता है। इस प्रक्रिया में यह कोई आवश्यक नहीं है कि घटना को वह किस रूप में अवबोधित करता है और फिर उपलब्ध साधनों के आधार पर किस तरह वह इस घटना को संदेश के रूप में ढालकर अग्रसर करता है। ध्यान देने की बात यहाँ यह है कि यह प्रक्रिया फिर आगे बढ़ती है, क्योंकि जब कोई संदेश किसी दूसरे तक पहुँचता है तो वह भी अपने ढंग से उसका अवबोधन करता है। देखिए, किसी के पास आपने कोई मैसेज भेजा, आपकी अपनी कोई समझ थी, आपने अपने ढंग से उसे परसीव किया। अब जिनके पास गया वो उसको किस तरह से देख रहे हैं, उनका देखने का नज़रिया क्या है। अब जो उनका देखने का नज़रिया होगा, जो उनकी समझ होगी, उसी के हिसाब से वो आगे उसको भेजेंगे। अब जिसे उन्होंने भेजा उसका वो देखने का नज़रिया क्या है, यानी एक ही मैसेज चेंज होता जा रहा है और उसे संदेश के रूप में रूपांतरित कर पुनः दूसरे तक आगे पहुंचाता है। यह प्रक्रिया किसी घटना को अवबोधन करने वाले के चयन के तरीके, मतलब जो उसको देख रहा है घटना को, उन्होंने उसे किस तरह से चयन किया, उसका किस परिप्रेक्ष्य में किया और किन उपलब्ध साधनों का महत्वपूर्ण प्रभाव उनके ऊपर है। गर्बनर का रेखीय प्रतिरूप वास्तव में दो रूपों में सामने आया है। पहला प्रतिरूप सन 1956 में और दूसरा प्रतिरूप सन 1964 में उन्होंने प्रस्तुत किया। ये इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए M E1 है, इधर ये E है और ये ज्ञानात्मक आयाम चयन, ये भी आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। उपयुक्त संप्रेषण प्रतिरूप के केंद्र में M है, जो कि किसी व्यक्ति का पर्याय है, मतलब M एक कोई बंदा है, वह किसी E यानी घटना को देखता है, किंतु अपनी चयन प्रक्रिया, परिप्रेक्ष्य तथा उपलब्ध साधनों के परिणाम स्वरूप वह E को वास्तव में E1 के रूप में देखता है। घटना कुछ है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि वहाँ वो एक वीडियो उन्होंने चलाया, उस वीडियो को दो लोगों ने दो अलग अलग ढंग से देखा। एक कह रहे हैं कि वो वीडियो वहाँ की सिस्टर नर्स ने बनाया है, जबकि नर्स का चेहरा नहीं दिख रहा, सिर्फ एक आवाज़ आ रही है कि कोई है जो ऑब्वियस है वीडियो बना रहा है। दूसरा वहीं कह रहा है कि वो उनके फैमिली मेम्बर ने बनाया है, यानी वो फैमिली मेम्बर को बता रहे हैं कि भाई खाना हमको अच्छा नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या इन्होंने कहा यानी घटना को देख, वह किसी यानी घटना को देखता है, किंतु अपनी चयन प्रक्रिया, परिप्रेक्ष्य तथा उपलब्ध साधनों के परिणाम स्वरूप वह E को वास्तव में E1 के रूप में देखता है। अर्थात M उस समय जो अवबोधन करता है, जो परसीव करता है, जो समझता है, वह E न होकर बल्कि E1 है, जबकि मूल तथ्य E है, मेन बात E है। इस तरह E, M और E1 के मध्य अवबोधन का संबंध है, मतलब किस तरह से चीज़ को परसीव किया जा रहा है, किस दृष्टिकोण से उन चीज़ों को देखा जा रहा है, देखने वाले की समझ क्या है, उन सब का संबंध इसमें दिखाया है। अब M उस घटना के विषय में औरों को भी बताना चाहता है, इसके लिए वह अपने संप्रेषण की रचना SE के रूप में करता है, जहाँ S का तात्पर्य शेप या फॉर्म से है, जबकि E का अभिप्राय अंतर्वस्तु से है, यानी कंटेंट। अतः वह संदेश अर्थात SE को भेजने के लिए M तीन चीज़ों पर निर्भर करता है: साधन, माध्यम और अंतर्वस्तु यानी कंटेंट।
और हाँ, यहाँ माध्यम पर स्वयं M का नियंत्रण है, किस माध्यम से भेजना है वो जो स्रोत है उनके नियंत्रण में है। गर्बनर का संशोधित संप्रेषण प्रतिरूप 1964। गर्बनर ने अपने संप्रेषण प्रतिरूप में जल्दी ही थोड़ा संशोधन कर 1964 में इसे प्रस्तुत किया। अपने संशोधित प्रतिरूप में गर्बनर ने बताया कि M ने E को E1 के रूप में अवबोधित कर SE के रूप में दूसरों तक भेजा। यानी M ने जो घटना E वास्तव में हुई थी उसको उसने E1 समझ के उसके रूप में उसे समझा और उसने उसको SE मतलब संदेश के रूप में दूसरों तक भेजा। अब ये दूसरा व्यक्ति M2 उस संदेश यानी SE को SE1 के रूप में अवबोधित करता है। उसने जब भेजा तो उसने उसे किसी दूसरे संदेश के रूप में भेजा। यह प्रक्रिया उसी प्रकार चलती है जैसे कि M के साथ चली थी, अर्थात M2 अपनी चयन प्रक्रिया, परिप्रेक्ष्य और उपलब्ध साधनों के आधार पर SE को अवबोधित SE1 के रूप में करेगा। यानी सबका एक नजरिया है ना देखने का, वो उस नजरिए के हिसाब से चलेंगे। E अर्थात घटना को M यानी माध्यम M1 के रूप में अवबोधित करता है और SE के रूप में ग्रहण करता है। इस तरह मूल चीज E थी जो E1 और SE बनने के बाद श्रोता SE तक के रूप में पहुंचती है। अतः गर्बनर द्वारा प्रस्तुत 1964 का प्रतिरूप अवबोधन, रचना, अवबोधन। अवबोधन मतलब परसीव करना, समझना, उसकी रचना करना संदेश की, और फिर जो सामने जा रहा है वो उसको किस तरह से ले रहे हैं, इसकी एक श्रृंखला मतलब चेन पे आधारित है। इस प्रारूप के द्वारा गर्बनर इस सवाल को उठाते हैं कि संप्रेषण माध्यमों के द्वारा किसी घटना के विषय में जो जानकारी प्रदान की जाती है और उसे ग्रहीता जिस रूप में ग्रहण करता है, ये दोनों चीजें वास्तविकता से कितना मेल खाती हैं। कई बार देखा होगा ना आपने, ऐसी कोई झूठी अफवाह फैला देते हैं और दंगे भड़क जाते हैं, तो उसमें यही होता है ना। देखिए 9th है न्यूकॉम का ABX स्वरूप। थियोडोर M न्यूकॉम समाज मनोविज्ञान के क्षेत्र के अध्येता थे। उन्होंने शैनन वीवर के एक रेखीय संप्रेषण प्रतिरूप के विपरीत 1953 में अपना एक शोध एन अप्रोच टू द स्टडी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्ट्स नाम से प्रकाशित किया। इसमें न्यूकॉम का सामाजिक संदर्भ प्रतिरूप त्रिकोणीय रूप में अस्तित्व में आया। एक त्रिकोण मतलब ट्रायंगल। इस मॉडल के द्वारा पहली बार समाज में या सामाजिक संबंधों में संप्रेषण की भूमिका को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में शामिल किया गया है। इस मॉडल में A और B संप्रेषक कम्युनिकेटर तथा X सामाजिक संदर्भ सोशल कॉन्टेक्स्ट है जिसमें संप्रेषण की प्रक्रिया हो रही है। A और B दोनों X से बातचीत करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, और साथ ही वे दोनों आपस में भी बातचीत कर रहे हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया में आवश्यक समायोजन एडजस्टमेंट से संतुलन बनाए रखा जाता है। इस प्रकार कंटिन्यूअस निरंतर और द्विविचरणीय यानी टू वेज फीडबैक प्राप्त किया जा सकता है। इसमें न्यूकॉम का संप्रेषण प्रतिरूप सामाजिक संबंधों के निर्माण एवं विकास में संप्रेषण की भूमिका को व्यक्त करता है। देखिए इसमें A और B दो हैं, दोनों ही कम्युनिकेटर हैं, वो आपस में भी बातचीत कर रहे हैं और वो सामाजिक X से भी बात कर रहे हैं। न्यूकॉम के संप्रेषण प्रतिरूप में मुख्यतः 3 तत्व दिखाई देते हैं: स्रोत, संदेश और ग्रहीता। संक्षेप में न्यूकॉम के अनुसार संप्रेषण की इस प्रक्रिया में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में एक दूसरे की ओर उन्मुख हो सकते हैं और साथ ही बाहरी वातावरण की वस्तुओं से भी संपर्क बनाए रख सकते हैं। देखिए इसके बाद 10th है रिले एंड रिले का संप्रेषण मॉडल। जॉन डब्ल्यू रिले, VKSJ मटिल्डा वाइल्डा वाइट रिले का कहना है कि जन माध्यम श्रोता प्राप्तकर्ताओं का एक समग्र समूह है। यह प्राप्तकर्ता एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और इनकी प्रतिक्रिया इनके संबंधों पर आधारित होती है। देखिए जन माध्यम मतलब जिसमें बहुत सारे लोगों को आप मैसेज दे रहे हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संचारक तथा संचारी एक दूसरे को प्रतिक्रिया से प्रभावित करते हैं, ये आप इसमें समझ सकते हैं। प्राथमिक समूह प्राइमरी ग्रुप दूसरा है, और ये व्यापक सामाजिक ढांचा, और ये मतलब एक सामाजिक व्यवस्था के ऊपर बनाया है।
इधर प्राथमिक समूह है और व्यापक सामाजिक ये आपस में एक दूसरे के साथ में संप्रेषण कर रहे हैं। यह एक व्यापक कई चरणों वाला गतिमान सूचना संप्रेषण का समाज शास्त्रीय प्रतिरूप है। समाज में मतलब किस तरह से संप्रेषण होता है, जो सामाजिक प्रणाली के बहुत सारे पक्षों को एक साथ लेकर चलता है। इसके मूल में जन संचार है। देखिए जैसे टीवी आप देखते हैं ना, टीवी में आप देखते हैं कि कितने सारे लोग, कोई प्रोग्राम आ रहा है इंडिया में, कितने लोग उस प्रोग्राम को देख रहे हैं। ऐसे टीवी है, रेडियो है, रैली होती है, कितने सारे लोग को एक जब नेता बोलते हैं या किसी भी चीज़ के लिए रैली की जाती है तो कितने सारे लोग एक साथ सुनते हैं। इस मॉडल के अनुसार संप्रेषण और संप्रेषक आपस में तीनों चरणों में सामाजिक व्यवस्था या प्रणाली से बातचीत करते हैं। इसके बाद है 11th, बेरलो का SMCR प्रतिरूप। डेविड बेरलो ने अपने संप्रेषण प्रतिरूप में बताया है कि संप्रेषक मतलब भेजने वाला वक्ता, पहले संदेश को अपने ज्ञान और अनुभव के चलते सांकेतिक भाषा में बदलता है। देखिए जितना उनको ज्ञान होगा, जितना अनुभव होगा, उसी के हिसाब से वो उसको बदलेंगे संकेत की भाषा में। इसके पश्चात वह किसी माध्यम के द्वारा संदेश ग्रहणकर्ता को भेजता है। संदेश ग्रहणकर्ता संदेश को किस प्रकार और किस रूप में ग्रहण करता है, यह उसके दृष्टिकोण और ज्ञान पर निर्भर है। देखिए कई बार होता है हम किसी को कोई बात कह देते हैं, अब वो बात उसको अच्छी भी लग सकती है या बुरी भी लग सकती है, डिपेंड करता है कि उसने उस चीज़ को कैसे लिया, किस तरह से समझा। तो यहाँ इन्होंने दिया है संचार कौशल, अभिवृत्ति, ज्ञान, सामाजिक व्यवस्था और संस्कृति। और यहाँ देखिए एम में है तत्व, अंतर्वस्तु। अंतर्वस्तु मतलब कंटेंट, क्या चीज़ है उसके अंदर संदेश में। व्यवहार, संरचना, कोड, इधर देखना, सुनना, स्पर्श कहना, सूंघना, चखना, ये हमारी ज्ञान इंद्रियाँ एक तरह से हो गई। संचार कौशल, अभिवृत्ति, तो ये एक तरफ श्रोता की है और एक तरफ वक्ता की है। यद्यपि संप्रेषण क्षेत्र में माध्यम या चैनल को विभिन्न तरीकों से समझाया गया है, परंतु डेविड बेरलो ने ज्ञानेंद्रियों देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना और चखना को माध्यम माना है। दूसरे ध्वनि तरंगों, विद्युत व चुंबकीय तरंगों आदि को भी संदेश का वाहक मान लिया गया है, अतः इसे भी चैनल माना जाता है। तीसरे तरंगों के वाहक हवा या तरंगे भी चैनल मानी गई हैं, जो कि स्रोत से ग्रहणकर्ता तक संदेश को पहुंचाते हैं। और अंत में चैनल शब्द जन संचार में मीडिया के समानार्थी रूप में किया गया है। इससे टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, इंटरनेट और जनसंचार के विविध चैनल हैं। इस प्रकार इस संप्रेषण प्रतिरूप में चैनल को नए तत्व के रूप में सम्मिलित किया गया। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें चैनल हमने नहीं लिया था, परंतु इसमें संप्रेषण को स्थिर घटना माना गया है। फीडबैक की चर्चा या अवदान का इसमें कहीं भी जिक्र नहीं है। टीवी में जब आप कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, आप फीडबैक थोड़ी, अपनी प्रतिक्रिया थोड़ी दे सकते हैं। डेविड बेरलो द्वारा प्रतिपादित संप्रेषण प्रतिरूप के आधारभूत तत्व हैं स्रोत, संदेश, चैनल, ग्रहणकर्ता। संक्षेप में बेरलो के प्रतिरूप के तत्वों का विवरण इस प्रकार है। स्रोत अपने संदेश को प्रेषित करने के लिए अपने संदेश को एनकोड करता है, जिससे कि यानी उनको शब्दों में ढालता है, जिससे कि संदेश से निर्धारित प्रभाव उत्पन्न किए जा सकते हैं। बेरलो ने स्रोत के लिए 4 प्रमुख कारकों को महत्वपूर्ण माना है। ये कारक हैं संप्रेषण कौशल, कौशल मतलब कला, आपको इतना अच्छा संप्रेषण आता है। बेरलो के शाब्दिक संप्रेषण कौशल में 5 प्रकार के तत्व हैं, जिसमें क्रमशः बोलना और लिखना कूट रचना कौशल से संबंधित है। देखिए आप अगर मौखिक संप्रेषण करें तो आपको बोलना बहुत अच्छा आना चाहिए। अगर आप लिखित करें तो आप ऐसे लिखें या उस भाषा में लिखें कि जो रिसीवर है उसको वो जिस तरह से आप भेजना चाहते हैं वैसे ही वो उसे ग्रहण करे। तो कूट रचना मतलब संदेश लिखना कौशल से संबंधित है। तो सुनना एवं पढ़ना कूट रचना को समझना यानी डिकोडिंग से संबंधित है। अब जब आप इधर से बोलेंगे तो दूसरा सुनेगा, अगर आपने लिखा है तो दूसरा पढ़ेगा, ग्रहण जो कर रहा है वो से पढ़ेगा ना, तो ये डिकोडिंग से संबंधित है। और 5वां दोनों का सम्मिलन है, इसमें विचार और तार्किकता, इसे विचार और तार्किकता कहते हैं, तर्क करना।
स्रोत के पास संदेश के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कूट रचना का सम्मिलन है। इसे विचार और तार्किकता कहते हैं। स्रोत के पास संदेश के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कूट रचना का कौशल होना चाहिए। यानी स्रोत जो संदेश भेजना चाह रहे हैं, जिसके पास भेजना है, तो आप जैसे बोल रहे हैं उसको वो वैसे के वैसे ही समझें। अगर आप उन्हें लिख के भेज रहे हैं तो उनको वो चीज़ वैसी की वैसी ही समझ आए, यानी वो भाषा उनको अच्छे से आती हो। स्रोत के पास संदेश के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कूट रचना का कौशल होना चाहिए। कूट रचना मतलब एक तरह से संदेश बनाना, एनकोडिंग करना। उनके पास संदेश के प्रकटीकरण के लिए अभिव्यक्ति हेतु पर्याप्त हाव भाव, उच्चारण, है ना, किस तरह से बोला जा रहा है, भाषाई ज्ञान तथा संदेश की व्याख्या संबंधी कौशल होने चाहिए। कौशल मतलब स्किल। अभिवृत्ति, स्रोत को स्वयं के प्रति तथा ग्रहीता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। ज्ञान का स्तर, स्रोत का अपने संदेश प्रेषण संबंधी विषय वस्तु के विषय में ज्ञान का स्तर भी संदेश को प्रभावित करता है। कोई व्यक्ति ऐसी विषय वस्तु को संप्रेषित नहीं कर सकता, विषय वस्तु मतलब कंटेंट, यानी क्या लिख रहे हैं, जिसे वह नहीं जानता। अतः संप्रेषक जिस चीज के विषय में संदेश प्रेषित करना चाहता है उसके विषय में उसका अधिकाधिक ज्ञान होना चाहिए। सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली, स्रोत संप्रेषक किस प्रकार की सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था में कार्य कर रहा है, यह भी संप्रेषण प्रक्रिया में काफी महत्वपूर्ण है ना। वहाँ की सामाजिक व्यवस्था क्या है, संस्कृति किस तरह की है, क्योंकि अलग अलग सामाजिक वर्गों की अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोग होते हैं। अलग अलग सामाजिक वर्गों की अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोग होते हैं जो अलग अलग संप्रेषण करते हैं। इस प्रकार वेर्लो के अनुसार संप्रेषण में उपयुक्त चारों कारक आवश्यक है। संदेश, वेर्लो प्रतिरूप का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व संदेश है, जो कि स्रोत का भौतिक उत्पाद है। संदेश में 3 कारक बड़े महत्वपूर्ण हैं: संदेश कूट, संदेश की विषय वस्तु एंड संदोपचार। चैनल, वेर्लो के एसएमआरसी प्रतिरूप में सी चैनल का प्रतीक है। चैनल का अर्थ यहाँ अर्थ है संदेश का वाहक। वेर्लो ने 5 ज्ञानेंद्रियों को चैनल के रूप में माना है, जिसमें संदेश ग्रहणकर्ता संदेश को समझता है। ग्रहणकर्ता, संदेश ग्रहणकर्ता में भी 4 कौशल होने आवश्यक है। ये है संचार कौशल, अभिवृत्ति, ज्ञान का स्तर और सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था। संदेश ग्रहणकर्ता में सुनने पढ़ने की दक्षता आवश्यक है, जिससे कि वह संदेश को प्राप्त करने और उसे डिकोड करने में समर्थ, यानी क्या उसको भेजा गया उसको वो समझ पाए। ऐसे ही संदेश ग्रहणकर्ता ने संदेश को किस प्रकार समझा है, यह इस तथ्य पर निर्भर करता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी अभिवृत्ति स्रोत के प्रति, स्वयं के प्रति और संदेश की अंतर वस्तु के प्रति सकारात्मक है या नहीं। इसके साथ ही संदेश ग्रहणकर्ता के स्वयं के सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, उसकी समूह सदस्यता आदि सब भी ग्रहणकर्ता द्वारा संदेश के अर्थ को प्रभावित करते हैं। वेर्लो के एसएमसीआर संप्रेषण प्रतिरूप में संप्रेषण प्रक्रिया के तत्वों को विशेषीकृत किया गया है। उनके अनुसार स्रोत और ग्रहणकर्ता के कौशल, यानी उनमें कितनी स्किल है, यानी वो अपने काम को कितनी अच्छी तरह से कर रहे हैं, अभिवृत्ति और मूल्यों की समानता एक सीमा तक सफल संप्रेषण के लिए आवश्यक है। वेर्लो के प्रतिरूप की कमियां भी हैं, जैसे कि इस संप्रेषण प्रक्रिया में माध्यम, साधन, प्रतिपुष्टि आदि को समुचित महत्व नहीं दिया गया है। इस प्रकार संप्रेषण प्रक्रिया के क्षेत्र में प्रचलित कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक और चिंतकों के विचार पर आधारित संप्रेषण प्रतिरूपों के अध्ययन मनन के पश्चात कहा जा सकता है कि समाज के विकास के साथ साथ संप्रेषण के स्वरूप एवं ढांचे में परिवर्धन होता है। जैसे जैसे समाज चेंज होता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती हैं, वैसे वैसे ही मॉडल्स में भी चेंजेस आते हैं। इससे संप्रेषण प्रक्रिया की ताकत से समाज निर्मित एवं विकसित होता है। सभी संप्रेषण प्रतिरूप सामाजिक व्यवहार और व्यक्तिक स्तर पर मानवीय व्यवहार के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं।
व्यवहारिक रूप से संप्रेषण प्रक्रिया के कोई नियम एवं सिद्धांत निर्धारित नहीं किए जा सकते। मतलब ये नहीं कि जो एक बार कोई चीज़ ठीक से काम कर गई हमेशा वही करेगी, तो ऐसे सिद्धांत हमेशा हम उनको नहीं लेके चल सकते। केवल उसे परिचालित और प्रभावित करने वाले तत्वों पर बात की जा सकती है। उसमें भी मुख्यतः वक्ता, संदेश तथा श्रोता और इन तत्वों के इर्द गिर्द संपूर्ण संप्रेषण प्रक्रिया क्रियाशील रहती है। इनमें से किसी भी तत्व की अनुपस्थिति के कारण संप्रेषण प्रक्रिया में व्यवधान माने रुकावट आ जाती है। जब वक्ता स्वगत संलाप से संभाषण तक की दूरी तय कर लेता है, देखिए पहले विचार आपके अंदर उठा, अब विचार जब आपके अंदर आया तो फिर आपने उसको एक भेजने वाली फॉर्म में लिखा। तो यहाँ है जब वक्ता स्वगत संलाप से संभाषण तक की दूरी तय कर लेता है, यानी कि आपने उसको इस फॉर्म में बना दिया है कि आप उसे किसी दूसरे के पास तक भेज सकें, तभी उसका संलेप या संप्रेषण का रूप ग्रहण कर लेता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। अब अगले वीडियो में हम दूसरा चैप्टर लेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू।